नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं खबरों का सरपंच न्यूज पंच, जिसमें आज बात करेंगे 3 मुख्य खबरों की। कौन कौन सी वो खबरें हैं, आइए जल्दी से सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज न्यूज पंच में बिहार की। जी हाँ, अगर बिहार की बात की जाए, किस तरीके से यहाँ पर अगर जनता जो है उसने विकास पर मोहर लगाई है और एक नई तस्वीर की बात हम करते थे, बदलते बिहार की बात की जाती थी, उसी बदलते बिहार की जो तस्वीर है फिलहाल अब सबको नजर आ गई है। इसकी जो बानगी है वो हो चुकी है। जिस तरीके से बिहार चुनाव का जो परिणाम सामने आया और कैसे तमाम योजनाएं, तमाम वो जो वादे किए गए थे उस पर जनता ने अपना विश्वास जताया, इसकी बानगी देखने को मिली जब जिस तरीके से एक प्रचंड जीत जो है वो यहाँ नजर आई। साथ ही बात करेंगे नौगांव में हुए धमाके को लेकर भी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक साझा की गई है और इसके पीछे की जो वजह थी वो बताई गई है, किस तरह की जांच चल रही है, जो ताज़ा अपडेट है वो उसके बारे में आपको हम बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे खासतौर से 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की भी, इसको लेकर इस बार क्या कुछ खास रहेगा, तमाम ये खबरें होंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली खबर की, यानी बात करते हैं बिहार की। खासतौर से जब बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर कैसे एक मोहर जो है वो लगी है, जनता ने लगाई है। और जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो अब बात है वो बिहार की हो रही है और कैसे एक नई तस्वीर जो है वो नज़र आती है। अब बदल चुका है बिहार। एक समय में जंगल राज की बात कही जाती थी, लेकिन अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर एक विकास को लोगों ने अपनाया है। कैसे एक सोच में बड़ा बदलाव नज़र आता है, फिर चाहे पलायन की बात करें, क्षेत्र के विकास की बात की जाए, हर एक सेक्टर की बात की जाए। साथ ही जैसा हमने आपको बताया, हम बात करेंगे नौगांव में हुए धमाके को लेकर भी, जिसमें न सिर्फ लोगों की मौत हुई, साथ ही करीब 31 लोग जो हैं वो घायल बताए गए हैं। कैसे ये आखिर विस्फोट हुआ, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और साथ ही बात करेंगे 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की भी। 44वां भारतीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मेला, क्या कुछ खास इसमें रहेगा ये आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार को लेकर। जी हाँ, बिहार की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरीके से एक बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है, कैसे जो विकास है उसको अपनाया गया है। जो मतदाता हैं वो भाजपा के साथ नज़र आए हैं और उसी वजह से अगर देखा जाए तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार है, एनडीए की बहार यहाँ देखने को मिली है। क्योंकि अब से पहले तमाम जो बात है वो बताई जा रही थी कि कैसे अलग अलग मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन तमाम मुद्दों में अगर देखा जाए जो विकास है उसको प्राथमिकता दी गई है। और उसी वजह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो एनडीए की सरकार है वो अब बनती हुई नज़र आएगी। खासतौर से आपको बता दें, अगर जो विकास है उसको कैसे, देखिए हम कह सकते हैं प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है। और इसके लिए क्या कुछ अगर देखते हैं हम, अगर जोड़ी को देखा जाए, क्योंकि डबल इंजन की बात कही जाती थी, लेकिन खासतौर से हथकंडे जो अपनाए गए वो बिल्कुल नहीं चले। जी हाँ, हथकंडे खासतौर से अगर इसमें कहा जाए, क्योंकि ना जाने क्या क्या कहा गया, किस तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई। वोटरों में कांग्रेस के प्रति जो घृणा है और गुस्सा है वो सीधे तौर पर दिखा है, क्योंकि अब हर कोई बदलाव चाहता था। खासतौर से राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव जनता ने कांग्रेस को नकारा है। और ये इसकी बानगी है, जिस तरीके से जो तमाम सीटें दिखती हैं हमें, सभी राज्यों में कांग्रेस की जो छवि है वो धूमिल हुई है। और उसी वजह से जो हथकंडे हैं वो काम नहीं आ रहे अब कांग्रेस के। खासतौर से तुष्टीकरण पर आधारित राजनीति को जनता ने नकार दिया है, क्योंकि अब से पहले हमने देखा था इसी तरह की जो राजनीति थी वो लगातार की जा रही थी। और इस दौरान हमने देखा था पीएम, संस्थान और संस्कृति का अपमान जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। जी हाँ, और उसी वजह से तमाम जो जनता है उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को नकारा है और उनके जो हथकंडे हैं वो नहीं चले हैं। लेकिन किस तरह का जनादेश जो है वो यहाँ नज़र आया, आइए उस पर भी नज़र हम डाल लेते हैं। क्योंकि जब बात की जा रही थी कि आखिर किस तरीके के जो आंकड़े हैं वो यहाँ नज़र आएंगे, फिलहाल जनादेश क्या कुछ आया है उस पर भी हम नज़र डालते हैं। कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 89 सीटों के साथ भाजपा जो है वो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनी है। इसके साथ जेडीयू 85, आरजेडी की बात की जाए 25, एलजेपी रामविलास पासवान की हम बात करें 19 और कांग्रेस 6। आप देख सकते हैं वही कांग्रेस है जो लगातार इस तरह के हथकंडे यहाँ अपना रही थी, कैसे वोटर्स को लुभाया जाए। और इसके साथ ही एआईएमआईएम की अगर हम बात करें तो वहाँ भी उसने 5 सीटें जो हैं वो यहाँ अर्जित की हैं। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो बीजेपी है वो यहाँ उभर कर सामने आई है। और इसके पीछे वजह यही है, जनता जो है, जो नागरिक हैं वो विकास चाहते हैं और उसी विकास को लेकर लगातार बीजेपी आगे बढ़ी है। ना सिर्फ बिहार में, अलग अलग राज्यों की बात की जाए, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात की जाए, हर जगह हमने देखा है
किस तरीके से जो विकास को प्राथमिकता दी है और उसी का जो एक बड़ा असर है वो यहाँ बिहार में भी नजर आ रहा है। पहले कहा जाता था कि बिहार का जो चुनाव है उसको समझना बेहद मुश्किल है, किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते हैं, लेकिन एनडीए ने हमने देखा किस तरीके से सीधे तौर पर फिर चाहे उम्मीदवारों के चयन की बात की जाए, सीटों के बंटवारे की बात की जाए, और खासतौर से ये लगातार हमने देखने को मिला कि कैसे लगातार अगर जो जनता है उसने उन तमाम मुद्दों को यहाँ पर रखा है, ये आपको अपनी बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे लगातार अभी तक जो तमाम मुद्दे थे वो यहाँ पर चले हैं, और इसको हम खासतौर से समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या मुद्दे थे, वो जिन मुद्दों के जरिए, क्योंकि कमल तीर पर जनता का जो विश्वास है वो यहाँ सीधे तौर पे नजर आया है, और उसी वजह से अगर देखा जाए तो ये एक प्रचंड जीत, एक बड़ी जीत हमने देखा है बीजेपी की, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और विपक्ष के सभी हथकंडे जो हैं वो यहाँ फेल होते हुए नजर आए हैं। फिलहाल और जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। मधुरेश, जिस तरीके से अगर पहले ही बात की जा रही थी, लेकिन एक प्रचंड जीत यहाँ एनडीए को मिली, और उसमें भी बीजेपी की अगर बात की जाए, किस तरीके से बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है यहाँ पर। मतगणना के बाद जो नतीजे आए वो तो जो एग्जिट पोल था उससे भी कहीं ज्यादा एनडीए को बढ़त मिली है, और इस बढ़त के बाद जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनका जोश देखने को मिल रहा था, काफी हाई था। इसके साथ ही जो इसके बाद जो कवायद है, सरकार बनाने की कवायद है, आज सुबह से शुरू हो गई है। लगातार सीएम हाउस पर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। एक बताया जा रहा है कि बड़ी बैठक चल रही है अभी, जिसमें नितिन नवीन, ललन सिंह और इसके साथ ही जो संजय झा और कई विधायक जो हैं वो अभी सीएम आवास में मौजूद है। हालांकि करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद अभी चिराग पासवान सीएम हाउस से निकल गए हैं। उन्होंने ये बताया कि आज शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो कि एनडीए की होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बातें हैं उन सबको क्लियर किया जाएगा कि सरकार कब बन रही है और कब शपथ ग्रहण समारोह वगैरह का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो सुबह से जो गहमा गहमी है, करीब सुबह 7 बजे से ही सीएम आवास पर बनी हुई है। इस बीच सीएम आवास की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई। कल शाम से ही सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो जदयू कार्यकर्ता थे वो सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे और वो सीएम से नीतीश कुमार से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे। तो मधुरेश, आपको रोकना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी और केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे फिलहाल एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। In an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Nagaon in Jammu and Kashmir. It is to mention that the Nagaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Nagaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians have received injuries. Injured were immediately rushed to the medical care and attention. The building of police station has received severe damages, besides some of the buildings surrounding the police station. The cause of the accident is being investigated. However, any other speculation into the cause of these incidents are unnecessary. The government stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. हिंदी में अब हिंदी में भी जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगांव पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगांव पुलिस स्टेशन ने हाल ही में
एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थ और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटक बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानीपूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद। धन्यवाद। तो प्रशांत लोखंडे जिन्होंने बताया नौगांव पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से एक हादसा हुआ और उस हादसे के पीछे की जो वजह है, उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन यानी विस्फोट जो है वो हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, साथ ही करीब 32 लोग जो हैं वो घायल हुए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो अमोनियम नाइट्रेट है उसमें ये विस्फोट हुआ, जो कि थाने के बाहर रखा हुआ था, पुलिस स्टेशन के बाहर रखा हुआ था और वहाँ पर उसकी सैंपलिंग ली जा रही थी। एफएसएल टीम जो है वो सैंपलिंग ले रही थी, क्योंकि वहाँ से सैंपल जो है वो टेस्ट के लिए एफएसएल को भेजना था। और इसी दौरान ये जो हादसा है ये हुआ, इसकी जानकारी दे रहे थे यहाँ पर प्रशांत लोखंडे, जो कि संयुक्त सचिव हैं गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामलों को लेकर। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस ऐसे में जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जो विस्फोट है किसी और वजह से तो नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि तमाम बातें हैं, खबरें हैं, अटकलें हैं, वो महज उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि सीधी स्थिति जो है वो यही है कि एक हादसा ये हुआ है और इस हादसे में 9 लोगों की अगर खासतौर से बात की जाए मृत्यु हुई है और साथ ही करीब 32 लोग जो हैं वो घायल बताए गए हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो कि अपने आप में विस्फोटक है और इस दौरान एफएसएल की टीम जो है वो इसका सैंपल ले रही थी। सैंपलिंग का जो काम है वो यहाँ चल रहा था और उसी दौरान ये जो हादसा है ये सामने आया। तो खासतौर से नौगांव पुलिस स्टेशन जहां पर ये जो स्थिति है कल रात हमने देखा था बनते हुए नज़र आई थी, और उसी साथ अगर देखा जाए क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो विस्फोटक होता है अपने आप में और उसी में विस्फोट हुआ, जिस वजह से लगभग एक इस तरह की जो स्थिति है, यानी हम देख सकते हैं इस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ नज़र आई। लेकिन इसी को लेकर अब यहाँ पर आधिकारिक बयान जो है वो सामने आया है और हमने देखा था जम्मू कश्मीर से जो डीजीपी हैं उन्होंने भी इस पर अपना बयान दिया था कि किस तरीके से जो स्थिति है वो सामने आई। जो हादसा हुआ करीब 11:20 पर, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमने देखा कैसे चारों तरफ जो आगजनी है वो ज़रूर नज़र आई। लेकिन फिलहाल जो तमाम घायल लोग हैं उनका इलाज चल रहा है। नौगांव पुलिस स्टेशन का ये पूरा मामला, जहाँ पर जो भीषण एक विस्फोट देखा गया था और उसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, उन तमाम अटकलों पर लगाम ना सिर्फ लगाई गई है बल्कि बताया गया है कि किस तरीके से ये पूरा जो हादसा है ये हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट जो कि अपने आप में एक विस्फोटक होता है, उसकी जब सैंपलिंग की जा रही थी, एफएसएल टीम जो कि वहाँ मौजूद थी सैंपलिंग के लिए उनको भेजना था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। लेकिन इस दौरान आखिर किस वजह से हुआ, किस तरह की लापरवाही हुई, उसको लेकर जांच जो है फिलहाल ज़रूर की जा रही है। लेकिन श्रीनगर का नौगांव पुलिस स्टेशन जहां पर हमने देखा था कि एक बड़ा जो
विस्फोट है वो सामने आया था। और इसी को लेकर ना सिर्फ प्रशांत लोखंडे जो हैं संयुक्त सचिव, उन्होंने भी इसकी जानकारी दी कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। और इसको और आइए थोड़ा सा विस्तार से हम समझ लेते हैं कि कैसे जो लापरवाही पहले बताई जा रही थी, क्या कुछ कहा जा रहा था इसको लेकर, लेकिन सवाल ज़रूर ये उठ गया है कि आखिर इस तरह की जो लापरवाही है वो यहाँ पर हुई है नौगांव पुलिस स्टेशन, जहाँ पर ये भीषण विस्फोट हुआ था। और इस विस्फोट की वजह से ही आप बता दें 9 लोगों की मौत हुई, साथ ही 32 लोग इस दौरान जो हैं घायल बताए गए हैं। जी हाँ, और ख़ासतौर से आपको बता दें जो जब्त अमोनियम नाइट्रेट है उसकी जांच के दौरान ये धमाका हुआ और करीब 2 दिन से लगातार जो सैंपलिंग का काम है, जो जांच है वो लगातार चल रही थी। लेकिन कल रात को जब जिस तरीके से सैंपलिंग की जा रही थी उस दौरान ये हादसा हुआ और उसके बाद हादसे के बाद आपको बता दें सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस स्टेशन के पास घेराबंदी कर दी है। फिलहाल जो घायल हुए हैं उनका इलाज भी लगातार किया जा रहा है। तो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर जानकारी दी गई है कि क्या स्थिति और क्या वजह इस हादसे के पीछे रही है और इसका किसी भी अन्य घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो अनावश्यक है। ये बात कही गई है आधिकारिक बयान में, खासतौर से क्योंकि नौगांव में जिस तरीके का अमोनियम नाइट्रेट के जरिए एक बड़ा विस्फोट देखा गया था, आगजनी की जो हम देख सकते हैं तस्वीर जो है वो सामने आई थी, उसी को लेकर एक बड़ा बयान ज़ाहिर तौर पर यहाँ दिया गया है। और ये सिर्फ आपको बता दें 2 दिन से, क्योंकि जो जितना भी अमोनियम नाइट्रेट था जो कि जब्त किया गया था उसको वहाँ रखा गया था और उसकी लगातार जो सैंपलिंग है वो की जा रही थी, उसके टेस्ट किए जा रहे थे। और बीती रात भी एक वही प्रक्रिया जो है वो चल रही थी जिस दौरान ये हादसा सामने आया। और इस हादसे में ना सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई बल्कि आपको बता दें करीब 32 लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। और उस दौरान की जो कुछ तस्वीरें हैं वो भी आपके साथ हम साझा कर लेते हैं, किस तरह की तस्वीरें जो हैं उस हादसे की नज़र आ रही थी। और ज़रूरी था कि इस पर और जानकारी मिले और उसी के लिए आधिकारिक बयान जो है वो हमने ज़ाहिर तौर पर यहाँ पर देखा है, किस तरीके से जो अफरा तफरी का जो माहौल है एक समय में देखने को मिला था। लेकिन फ़िलहाल जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। शेखर के नौगांव पुलिस स्टेशन की अगर खासतौर से बात की जाए, जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट जो है वो रखा हुआ था और उसके बाद हालांकि जो तमाम वो जो इलाका है पुलिस स्टेशन है उसकी घेराबंदी ज़रूर यहाँ पर कर दी गई है। साथ ही साथ ना सिर्फ कल बल्कि इससे पहले 2 दिन की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही थी जो सैंपलिंग है वो लेने की। फिलहाल और क्या कुछ कहा गया है आइए सुनते हैं। Fortunately, during this course last night around 11:20 p.m. an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. तो नलिन प्रभात जो कि डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि किस तरीके से हादसा हुआ। और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता जावेद सागर जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, जानना चाहेंगे आपसे, आपने देखा किस तरीके से ना सिर्फ डीजीपी जो हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी बल्कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी आधिकारिक बयान जो है वो यहाँ पर सामने आया है कि 2 दिन से जो जब्त किया गया था अमोनियम नाइट्रेट उसकी जाँच चल रही थी, सैंपलिंग जो है वो ली जा रही थी। जी, अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, जो डीजी पुलिस कश्मीर है, डीजी पुलिस नलिन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई ये ब्लास्ट नहीं है, कोई इस तरह की बात हुई नहीं है, स्पेकुलेशंस हैं और ये एक हादसा है, मिस हैंडलिंग ऑफ जो वहाँ से सामग्री लाई गई थी फरीदाबाद से, तो उसकी मिसहैंडलिंग हुई है, कोई हादसा नहीं है। अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो 9 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और 27 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और जो 27 लोग घायल है उनका स्थानीय हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज मालजद चल रहा है। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है कि ये कोई ब्लास्ट है, कोई कार ब्लास्ट है, बिल्कुल मिसहैंडलिंग है। जो फरीदाबाद से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी 10 तारीख को, उसको यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है नौगांव में, वहाँ पे उसकी जो है जांच की जा रही थी। पुलिस के द्वारा जो ऑफिशियल्स है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा उसकी जांच हो रही थी। लेकिन बदकिस्मती इसको कहिए मिसहैंडलिंग हुई है और उस मिसहैंडलिंग के चलते ही ये हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की जानें गई हैं, उनकी मृत्यु हुई है और घायल लोग जो हैं 27, उनको स्थानीय हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और डीजीपी ने बिल्कुल साफ कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ब्लास्ट नहीं है, कोई कार ब्लास्ट नहीं है, बिल्कुल मिसहैंडलिंग हुई है। जो एमिनिशन जो सामग्री
फरीदाबाद में रिकवर की थी 10 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने मिलजुल के, तो उसको वहाँ टेस्ट किया जा रहा था, सैंपलिंग उठाई जा रही थी, फॉरेंसिक लैब से लोग वहाँ पे थे, रेवेन्यू से लोग वहाँ पे थे और कुछ फोटोग्राफर्स वहाँ पे थे, वो सैंपलिंग वहाँ से ले रहे थे और हादसा हुआ। एक हादसा, बिल्कुल एक हादसा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई ब्लास्ट नहीं है, मिस हैंडलिंग ऑफ दिस जो सामग्री फरीदाबाद से रिकवर की थी और बदकिस्मती आप इसको कहिए कि मिस हैंडलिंग जावेद, उसी वजह से 32 लोग जो हैं वो घायल बताए गए हैं, 27 पुलिसकर्मी हैं, साथ ही 2 और रेवेन्यू अधिकारी और 3 नागरिक जो हैं, जिस तरीके से डीजीपी ने भी बताया और गृह मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस वार्ता की गई उसमें ये जानकारी दी गई, क्योंकि अपने आप में अमोनियम नाइट्रेट जो है विस्फोटक सामग्री है और उसी वजह से हम मान सकते हैं इस तरह का जो हादसा है वो सामने आया, लेकिन फिलहाल इसकी भी जाँच की जा रही है। बिल्कुल, इसकी भी जांच की जा रही है। जांच करने के लिए ही वहाँ पे जो पुलिस के लोग या फिर फॉरेंसिक लैब के जो एक्सपर्ट्स थे वो वहाँ पे इसलिए गए थे कि देखा जाए कि आखिर क्या ये वही सामग्री है जो दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई थी या कुछ और है, ताकि पता चले कि आखिर जो दिल्ली के विस्फोटक में सामग्री इस्तेमाल हुई थी क्या ये वही है। और इसकी बिल्कुल जाँच हो रही थी, उस जाँच के दौरान ही, सैंपलिंग के दौरान ये हादसा हुआ। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से कहते हैं कि मिस हैंडलिंग हुई है जी। और हादसा है, कोई ब्लास्ट नहीं है। और जो 9 जानें इसमें गई हैं उनका काफ़ी अफसोस है और जो 27 से 32 लोग अभी इसमें जख्मी हैं उनका इलाज मालजा स्थानीय हॉस्पिटल में बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है। डीजी पुलिस नलिन प्रभात ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि बिल्कुल स्पष्ट तौर से साफ कर दिया उन्होंने कि ये कोई धमाका नहीं है, कोई ब्लास्ट नहीं है, इसका अभी कोई कनेक्शन बनता है दिल्ली के ब्लास्ट से, ये बात की बात वजह जो है उसके लिए जांच बाकायदा यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद सागर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरीके से नौगाम पुलिस स्टेशन जहां पर एक हादसा और इसकी जानकारी दी गई। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच में। अब बात करते हैं 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की, जहां पर एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो झलक है वो नजर आ रही है। जो अपने आप में ये जो 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी खास है, काफ़ी अहम है, क्योंकि ना सिर्फ एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक तो है ही, बल्कि कैसे भारत आज विश्व पटल पर हम कह सकते हैं पहुंच रहा है। फिर चाहे स्वदेशी की हम बात करें या इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे आज के समय में भारत जो है आत्मनिर्भर हो रहा है, और इसके साथ साथ ना सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि एक झलक भी है विकसित भारत की। जी हाँ, जो कि एक हम कह सकते हैं हमारा लक्ष्य विकसित भारत का, उसकी झलक भी यहाँ नज़र आती है। किस तरीके के अलग अलग जो पवेलियन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ खास है वो आइए आपको बता देते हैं। ग्राफिक पे नज़र डालते हैं, बताते हैं आपको क्या कुछ खास है इस बार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। आप बता दें यहाँ पर भारत की ग्रोथ इनोवेशन की जो झलक है वो इस बार 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नज़र आती है। इसके साथ साथ MSME सेक्टर की अगर बात की जाए तो वो क्योंकि एक गति देने वाला हम कह सकते हैं एक इंजन, ग्रोथ इंजन इसको कहा गया था, उसकी झलक इसमें नज़र आती है। वहीं झारखंड इस बार फोकस स्टेट है
यानी देखिए कैसे लोक संस्कृति जो है उसको लगातार हम बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूएई, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, मिस्र समेत 12 जो देश हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। उनकी जो झलक है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सक्रिय मौजूदगी है वो भी यहाँ पर, और उसी वजह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो झलक है वो नज़र आती है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट्स हैं जहाँ पर आप देख सकेंगे कैसे अलग अलग राज्यों का जो लोक संस्कृति है वो नज़र आता है। साथ ही 55 सरकारी विभाग और 390 निजी कंपनियाँ जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और क्या कुछ खास तौर से व्यापार के नज़रिए से जब हम बात करते हैं, आपको बता दें 19 नवंबर से आम जनता के लिए जो मेला है ये खुल जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से रिकॉर्ड भीड़ जो है वो यहाँ नज़र आती है। लेकिन खास तौर से पहले 5 दिन जो हैं वो सिर्फ व्यापारी दर्शकों के लिए इसमें होते हैं और इस दौरान भी हम देखते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन एक दशक बाद फिर से जो डिफेंस मंडप है वो यहाँ पे नज़र आएगा, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी वहाँ पर झलक दिखेगी भारत के रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर होते हुए कि डिफेंस मंडप में आधुनिक हथियार और जो डॉग स्क्वाड शो है वो भी वहाँ पर होगा। कैसे भारत का जो रक्षा क्षेत्र है आत्मनिर्भर हो रहा है उसकी बानगी यानी आपको यहाँ नज़र आ सकेगी अगर आप जाते हैं यहाँ पे। 19 नवंबर से यहाँ पर खुल जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आप यहाँ जाना चाह रहे हैं तो क्या कुछ टिकट प्राइस इस बार रखा गया, कैसे आपके लिए उपलब्ध होगा, आपको बता दें इस साल भी टिकट में कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया है और अलग अलग मेट्रो स्टेशन जो हैं, करीब 55 मेट्रो स्टेशन हैं और सारथी ऐप पर इसके जो टिकट है वो उपलब्ध होगा जिसके ज़रिए आप जा सकते हैं। और पहले 5 दिन की अगर बात की जाए, जो कि आमतौर पर व्यापारी अधिकतर जाते हैं, तो 500 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि बच्चे के लिए 150 से 200 रुपये प्रति टिकट यहाँ पर जो सीमा है वो रखी गई है। जबकि सामान्य दिन यानी 19 तारीख के बाद अगर आप जाते हैं तो 80 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चे के लिए 40 रुपये का जो टिकट है वो आपको देना होगा। हालांकि साप्ताहिक अवकाश के दिन अगर आप जा रहे हैं तो करीब 150 रुपये प्रति व्यक्ति है और बच्चे का 60 रुपये का जो टिकट है वो आपको यहाँ देना होगा। तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक तो नज़र आ रही है, बल्कि एक नया भारत, वो भारत जो लगातार बढ़ रहा है, जो कि उसके ग्रोथ इंजन जो है, एमएसएमई की बात की जाए या फिर हमारे रक्षा क्षेत्र की हम बात करें, कैसे हर एक सेक्टर जो है वो इस देश को और गति दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसकी तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।